आप सिर्फ और सिर्फ रैंडम चीजें पढ़ने के ऊपर लगा सकते हो? जवाब है नहीं। तो जनवरी से मई का जो अगले साल का समय होगा ना, प्रीलिम से पिछले के 4 साढ़े 4 महीने, उसमें आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा। तो ये 4-5 महीने तो यहां पर जाएंगे जहां पर आपका पूरा फोकस अपने जीएस और सी सेट के ऊपर यानी कि अपने प्रीलिम्स के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। फिर लास्ट फेज यहाँ पे आपका रहेगा आफ्टर मेंस, विच इज फॉर योर मेंस। अब ये सारी चीजें हमारी टीम आपको यहाँ पे सृजन इनिशिएटिव जो है उसके अंतर्गत यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। अगले साल की अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए कदम आज ही उठाने पड़ेंगे। आज ही हमें स्टेप्स इंश्योर करना है कि हम यहाँ पे रेडी रहें। यूपीएससी में सिलेक्शन किसका होता है? एक ऐसे इंसान का जो पढ़ता बहुत है या एक ऐसे इंसान का जो रिवाइज ज्यादा करता है? इसका जवाब आई एम वेरी श्योर कि सीरियस एस्पिरेंट्स को पता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया की हर एक चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं पर रिवाइज बहुत कम करते हैं। इन द एंड क्या होता है, एग्जाम में जाकर उस चीज को रिप्रोड्यूस कर पाना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। इसीलिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आपको दुनिया में सबसे ज्यादा रिवाइज करने वाला इंसान बनना है, ना कि सबसे ज्यादा पढ़ने वाला। क्योंकि जो चीज रिवाइज नहीं करी, इट इज इक्वलेंट कि वो चीज पढ़ी ही नहीं। दोस्तों, अगले साल आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो इस एग्जाम को देंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार मैं फरवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा या मार्च में अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, बट क्या ये सही चीज है? आप खुद सोचो। अगले साल मई के अंदर आपको एग्जाम देना है, क्या उसके पिछले के 3-4 महीने आप सिर्फ और सिर्फ रैंडम चीजें पढ़ने के ऊपर लगा सकते हो? जवाब है नहीं। आप फरवरी या मार्च तक नया नया कंटेंट नहीं पढ़ सकते। ये जो टाइम है ना, जनवरी से लेकर मई जो अगले साल का आएगा, ये टाइम नए सब्जेक्ट सीखने का है ही नहीं। तो हमें इंश्योर ये करना होगा कि आने वाले दिसंबर तक, बेसिकली आज से 5 या 6 महीने तक, हमें इंश्योर करना है कि हमारी प्रेपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो और मेंस की प्रेपरेशन भी। उसका रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, कि अगले साल आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो मई के बाद अगस्त के बीच में मेंस लिखने में सिर्फ 2-2.5 महीने ही मिलते हैं। तो हमें पहले से ही उनकी तैयारी यहां पे कर लेनी है। एक तो ये बात हुई। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये जो जनवरी से मई का समय है ना, यहां पता क्या होता है, यहां पर दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। जैसे हमें बहुत बार रिवीजन करनी होती है। यहां पर ना मैंने जानबूझकर वर्ड लिखा है मल्टीपल। इसका रीजन समझना आप यहां पे। देखो, पहली बार जब आप कोई चीज पढ़ते हो, आपको चीज वो समझ आती है। दूसरी बार आप चीज को पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा चीजें याद होने लग जाती हैं। तीसरी बार जब आप रिवीजन करते हो तब आपकी वो मेमोरी के अंदर रिटेंशन पावर आपकी बढ़ने लग जाती है। और चौथी बार पढ़ते हो या फिर तब जाके एग्जाम में आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे अगर आपकी रिकॉलिंग पावर अच्छी होगी। और ये सारी चीजें एक बार पढ़ने से नहीं होती, मल्टीपल टाइम यहां पर रिवीजन चाहिए। तो जनवरी से मई का जो अगले साल का समय होगा ना, प्रीलिम से पिछले के 4 साढ़े 4 महीने, उसमें आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट लिखने हैं, पीवाईक्यूज लिखने हैं। इसके अलावा सी सेट की प्रैक्टिस तो बिल्कुल हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इस टाइम के ऊपर आपको जो पिछले 1 साल के अंदर जो आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा उसको कंसोलिडेट भी करना होगा। इस टाइम के अंदर अगर आपने कुछ नई चीजें उठाई, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं हो जाएगी। तो मेरा आपके लिए सुझाव यह है कि दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना ये ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। ये करना ही चाहिए अगर आपको 2027 में एक्चुअल में इस एग्जाम को क्लियर करना है। देखो, आप अपना एक कंपटीशन को यहां पे एक बार समझो। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 2 बार 3 बार इस एग्जाम को दिया होगा। कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सर्विस के अंदर होंगे। अगर हमें उनके साथ कंपीट करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी प्रेपरेशन के अंदर रिवीजंस मल्टीपल हो रखी होनी चाहिए और हमने अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट किया होना चाहिए, ताकि आगे जाके जनवरी से मई का जो समय होगा हम उसको डेडिकेट कर पाए अपनी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के ऊपर, अपने प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट के ऊपर, अपने प्रीलिम्स की मल्टीपल रिवीजंस के ऊपर। अगर हम इस तरह से अपने आने वाले 1 साल को प्लान करते हैं, आई एम वेरी श्योर कि आपके एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको ना एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक टाइमलाइन यहाँ पे दे रहा हूँ। प्लीज फोकस करना इस टाइमलाइन के ऊपर। मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया ये वाला मोटा मोटा टाइम,
उसका रीजन यही था कि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड होता है, समझ नहीं आता क्या करें इस टाइम के ऊपर। पर जैसा मैंने बताया ना, यहाँ पर मॉक टेस्ट भी है, यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज भी हैं, यहाँ पर रिविजन्स भी हैं, यहाँ पर कंसोलिडेशन भी करना है करंट अफेयर का, सी सेट भी है, अपने मार्क्स भी इंप्रूव करने हैं, एक्यूरेसी भी इंप्रूव करनी है, टाइम भी इंप्रूव करना है। तो ये 4-5 महीने तो यहाँ पर जाएंगे जहां पर आपका पूरा फोकस अपने जीएस और सी सेट के ऊपर यानी कि अपने प्रीलिम्स के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। बट अभी जुलाई से लेकर जो अगले 5 महीने हैं, दिस इज द टाइम जब आप अपने मेंस को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो। अपने प्रीलिम्स को भी थोड़ा यहां पे और इंप्रूव किया जा सकता है, और मेंस तो खासकर यहां पे इंप्रूव किया जा सकता है। और फिर जो अगले साल मई के बाद का समय होगा, वो आपका प्योरली मेंस का टाइम होगा। तो ऐसे आपको आगे के 12-13 महीने जो अपने हैं ना नेक्स्ट, वो यहां पे आपको इस तरह से प्लान करने होंगे। अब मैं आपको और भी इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, हर एक फेज के बारे में भी। बट मैं यहां पर छोटा सा मेंशन करना चाहूंगा, हमारी टीम आपको यहां पर कैसे मदद कर सकती है। दोस्तों दरअसल में ना हमारी टीम ने एक प्लान बनाया है हर एक पर्टिकुलर डे का। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये जुलाई के मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। हर एक दिन का यहां पर आपको ये प्लानर मिलेगा। हमारी टीम यहां पे इंश्योर ये करने की कोशिश कर रही है कि आप ना कभी आपको ये ना लगे कि अभी तो 1 साल दूर एग्जाम है। होता पता क्या है कि हम ऐसे ही सोचते हैं कि अभी तो 1 साल है, आराम से पढ़ते रहेंगे, फिर आराम से करेंगे हर एक चीज। दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि एग्जाम पास में आ जाता है और हमारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर नहीं होती। इसीलिए इंश्योर ये किया जाएगा कि आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे पढ़े। और इसीलिए ना हर एक पर्टिकुलर डे का 15 जुलाई को क्या पढ़ना है, 16 जुलाई को क्या पढ़ना है, हर एक चीज को यहाँ पे दिया जाएगा। कौन सी चीज मेन एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है ना, वो हर एक चीज हमारी टीम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगी, और इनके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। डेली बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे टिल योर नेक्स्ट 5 मंथ्स, और वीकली बेसिस के ऊपर आपको मेंस के भी और प्रीलिम्स के और भी एडिशनल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे, ताकि आप समझ पाओ कि आपकी कमियां कहां पर हैं एंड कैसे उनको यहां पे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 मंथ्स जो है ना, वो इसी तरह से आपके लिए प्लान किए गए हैं कि जहां पर आपका मेंस भी और प्रीलिम्स भी दोनों को चीजें हम यहाँ पे कवर कर पाए। फिर आगे जाके दिसंबर ऑनवर्ड्स आपका प्रीलिम्स के ऊपर फोकस यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जहां पर आपका सी सेट, आपका कंसोलिडेशन, आपका प्रीलिम्स के लिए आंसर मतलब प्रीलिम्स के लिए आपने जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उनको हैंडल करना, ये सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। अपनी गलतियां पहचानोगे, उनसे सीखोगे, अपने आप को और इंप्रूव करोगे। फिर लास्ट फेज यहाँ पे आपका रहेगा आफ्टर मेंस, विच इज फॉर योर मेंस। अब ये सारी चीजें हमारी टीम आपको यहाँ पे सृजन इनिशिएटिव जो है उसके अंतर्गत यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। ये दरअसल में सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस इनिशिएटिव है, जो कि 10 जुलाई से जो बैच है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके अंदर हर एक चीज कवर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मॉड्यूलर लेक्चर्स जो होंगे, जिसके माध्यम से आपने अपने किसी कंटेंट को रिवाइज करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, वो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैंने बताया ना, प्रीलिम्स और मेंस की आपको यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी, और जो वीकली टेस्ट होंगे उनका डिस्कशन भी होगा। सारे जो टेस्ट होंगे आपके इवेल्युएट होंगे, ताकि आप पता लग पाए कि आपकी आंसर राइटिंग में क्या समस्याएं हैं, कैसे उनको इंप्रूव करना है। तो एवरीथिंग इज कवर्ड। इसके अलावा आपकी जो मेंटरशिप है वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको सृजन बैच के अंदर मिल जाएंगे। सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस 1.0 बैच 2027 जो 10 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका इनफैक्ट ना जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम ने प्रोवाइड भी कर दिया है, वहां पर जाकर आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया कि दिसंबर तक मुझे इसको कवर करना है, और मैं भी एक काम करूंगा, ये प्लानर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सो दैट आप इस प्लानर के हिसाब से अपनी प्रेपरेशन को लाइन पे रख पाओ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है कि क्यों हमें दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो एक बात समझना, आपने इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, देखा आप लोगों ने, जैसे ये क्वेश्चन था इस बार प्रीलिम्स में आया। अब ये क्वेश्चन ना, कुछ बच्चे इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन कह सकते हैं, कुछ लोग इसको एथिक्स का क्वेश्चन कह सकते हैं। अब नोटिस करो यहाँ पे, ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली हमें नहीं देखने को मिलते थे प्रीलिम्स के अंदर, पर इस बार ऐसे क्वेश्चंस आए। अब ये क्वेश्चंस उन बच्चों ने अच्छे तरह से आंसर किए जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी मेंस की तैयारी पहले से कर रखी थी, राइट। तो अब हो पता क्या रहा है, यूपीएससी ना प्रीलिम्स और मेंस को काफी हद तक आसपास लेकर आ रहा है। किस तरह से, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है वो मेंस में पूछ ले जा रहा है, मेंस वाले टॉपिक को प्रीलिम्स में पूछ रहा है। तो अगर हमने दोस्तों दिसंबर तक अपने मेंस को अच्छे से रेडी रखा होगा एंड दिसंबर के बाद मई तक अपना जो टाइम होगा प्रीलिम्स को डेडिकेट किया होगा, तो यूपीएससी किसी भी प्रकार का अगले साल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे, हम उसको हैंडल करने की एक बेहतर अपनी सिचुएशन के अंदर होंगे।
ऐसे एक क्वेश्चन नहीं था, ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे। दूसरी एक बात और देखो, यूपीएससी ना आजकल बहुत बहुत लंबी लंबी इस तरह से केस स्टडीज पूछ रहा है प्रीलिम्स के अंदर भी। जैसे ये एक केस स्टडी आई थी इस बार के प्रीलिम्स के अंदर। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी एक रीडिंग हैबिट नहीं है, ही माइट फाइंड दिस क्वेश्चन अ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इतना मैं पढ़ूं कैसे, कहाँ टाइम है इसको लगाऊं। पर देखो, अगर आप लोगों ने एथिक्स का, जैसे अगर आपने मेंस की आंसर राइटिंग करी है, तो ऐसी केस स्टडीज बहुत ही फ्रीक्वेंटली वहां पे पूछी जाती हैं। जो सेक्शन बी होता है ना, पार्ट बी होता है एथिक्स पेपर का। तो अगर हमने ये चीजें पहले ही प्रैक्टिस करी होंगी, अभी जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला मंथ है, तो अगले साल प्रीलिम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाएं, हमारी एक अच्छी पढ़ने की हैबिट होगी, रीडिंग हैबिट हमारी डेवलप हो चुकी होगी, और हम इस तरह से प्रीलिम्स का पेपर भी अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मीनिंग बहुत सिंपल सा है, हमें यहाँ पर अगले साल की अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए कदम आज ही उठाने पड़ेंगे। आज ही हमें स्टेप्स इंश्योर करना है कि हम यहाँ पे रेडी रहें। और रेडी कैसे हो सकते हैं? रेडी होंगे दोस्तों इस तरह, अपने अगले 12-13 महीने की प्रेपरेशन को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अंदर बांट के। अगर ये फेजेस आपने सही ढंग से समझे, एक प्लानर जैसे मैंने आपके साथ दिखाया था, अगर आप उस प्लानर को पूरा का पूरा यहाँ पे फॉलो करेंगे, हर एक चीज देखो, इस प्लानर में ना हर एक चीज बता रखी है। जैसे आप इसको नोटिस कर पाओगे ना, आगे नवंबर तक का पूरा आपको गिवन है कि कैसे आपको मेंस के अंदर यहाँ पे हमारी टीम हेल्प करेगी। फिर नवंबर एक बार आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ ना, यहाँ पे देखो ये नवंबर कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद दिसंबर ऑनवर्ड्स आपका जो प्रीलिम्स का फेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक चीज इस तरह से हर एक दिन का डिफाइंड है, करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवरेज है। तो पॉइंट आपकी मदद करने का है कि आप भटको ना, ठीक है। आप इंश्योर करो कि अपने डेली बेसिस को अपने प्लान करो। ऐसा ना हो कि आपकी जो तैयारी है वो, जो मैं कह रहा था कि फरवरी मार्च तक अननेसेसरी इतनी आगे जाए, इंश्योर करो कि दिसंबर तक ही ज्यादातर चीजें आपकी कवर हो जाएं, सो दैट कि जो आखिरी के जो 5 महीने होंगे या 4-5 महीने होंगे, उनके अंदर हम ये सारी चीजों के ऊपर काम करके हम इंश्योर कर पाएं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर रिकॉल, बेटर रिविजन से हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को हिट कर पाएं। सो दैट शुड बी द फोकस आई थिंक अगले 13 महीने का। इसीलिए कोशिश करो कि अगले 4-5 महीने नवंबर दिसंबर तक अपने सिलेबस को कवर कर लो। जो जो एरियाज कमजोर थे उनको हमारी टीम जो आपको मॉड्यूलर क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं, उनसे देख के उनको इंश्योर करो कि अपने आप को स्ट्रेंथन कर लो, आंसर राइटिंग कर लो, ताकि अगले साल जब आपको मेंस देना पड़े तो उतनी ज्यादा परेशानी यहाँ पे ना हो। तो मैं टीम को बोलूंगा भी कि आपके साथ प्लानर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, बैच का लिंक जो होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, इसी तरह से सब लोग हार्डवर्क करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।